हेलो स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है? मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ में कोई एक व्यक्ति जाके उसको धक्का दे रहा है, बहुत फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या वो पहाड़ अपनी जगह से हिलेगी? नहीं। तो क्या वो काम नहीं कर रहा है या काम कर रहा है? अगर आप साइंस के एस्पेक्ट से उसको सोचो, वो एक्चुअली में कोई काम नहीं कर रहा है। ये सच है कि वो एफर्ट डाल रहा है उस पहाड़ को धक्का देने में, या एक बहुत बड़ा अगर पत्थर है उसको धक्का देने में, लेकिन अगर वो अपनी जगह से नहीं हिल रही है, उसकी इतनी कोशिश के बाद, उनकी इतनी फोर्स एप्लीकेशन करने के बाद, तो हम कह सकते हैं कि वो कोई काम नहीं कर रहा है। राइट? तो साइंस के एस्पेक्ट में वर्क डन कब होता है? साइंस के एस्पेक्ट में वर्क डन तब होता है जब एक पर्टिकुलर फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, और फोर्स अप्लाई करने के कारण बॉडी की मोशन होती है उसी फोर्स के डायरेक्शन में, तब हम जाके कहते हैं कि हम उस बॉडी में वर्क कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे अगर हम फोर्स अप्लाई ना करें तो वर्क नहीं होगी, यानी कि फोर्स जो है वो है कॉज, काम करने की जो कॉज है वो है फोर्स। और अगर हम वर्क हो रहा है उस फोर्स की वजह से, हम कैसे समझेंगे? हम समझेंगे अगर बॉडी उसी डायरेक्शन पे मूव कर रही है, यानी कि वो है इफेक्ट। ठीक है? तो हम कह सकते हैं फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर बॉडी फोर्स की डायरेक्शन पे मूव करेगी तभी उस बॉडी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, और यानी कि वो फोर्स उसके ऊपर वर्क कर रहा है। राइट? तो हम लोग कह सकते हैं कि when when a force applied on a body makes it or make it to move along direction of force we can say work is being done. Work is done. Right? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान ले कि ये एक टेबल है और इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। राइट? तो पहले हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्मॉल एफ, और इस फोर्स की वजह से इनकी कोई मोशन नहीं हो रही है, यानी कि ये जो ब्लॉक है वो इसी जगह पे स्थिर रहेगी। सो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 में भी यहीं पे है, और टाइम t इक्वल्स टू लेट्स से t सेकेंड्स के बाद भी वो यहीं पे है, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में नो वर्क इज डन। ठीक है? अभी अगर हम इसी पर्टिकुलर केस को दूसरी तरीके से सोचे, फॉर एग्जाम्पल मान ले कि यही ब्लॉक रखा है इधर टेबल के ऊपर, एट t इक्वल्स टू 0 ये ब्लॉक यहाँ पे है। अभी हमने इसको ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया कैपिटल F, और हम देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये जो ब्लॉक है ये इस जगह पे आ जाएगी। राइट? तो ये है पोजीशन ऑफ द ब्लॉक एट t इक्वल्स टू t सेकेंड। तो देखिए इनिशियली ब्लॉक यहाँ पे था और फोर्स अप्लाई करने के बाद ब्लॉक यहां से यहां तक आ गया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इन्होंने कवर किया। तो इस पर्टिकुलर केस में हम कहेंगे कि वर्क इज डन बाय फोर्स। सो यहां पे वर्क इज डन। ठीक है? तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो कंसेप्ट है वर्क की, यहां से तो हमें साफ पता चल रहा है कि काम यानी कि वर्क कितना होगा ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, एक है फोर्स और एक है डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। राइट? तो वर्क जो है, वर्क को समझने के लिए हमें ये दो चीजों की साफ आइडिया होनी चाहिए, एक है फोर्स और दूसरी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट along direction of force। ठीक है?
तो मैथमेटिकली हमें पता है कि फोर्स मतलब क्या होता है। फोर्स मतलब होता है, अगर हम फोर्स को F से लिखे, फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मास और एक्सीलरेशन के ऊपर भी वर्क डन डिपेंड कर रही है, जो कि मिला के हम कह रहे हैं कि फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अगर हम मेजर कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि आपने दो बॉक्स को धक्का दिया, आपने एक फोर्स अप्लाई किया बॉक्स के ऊपर, तो बॉक्स चलने लगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और आपके दोस्त ने भी उस बॉक्स के ऊपर धक्का लगाया, फोर्स अप्लाई किया, वो बॉक्स भी चलने लगा। लेकिन आप कैसे कंपेयर करोगे, कैसे कहोगे कि कौन कितना वर्क डन कर रहा है, राइट? तो मेजरमेंट ऑफ वर्क डन के लिए हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, वर्क डन इज इक्वल्स टू, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस मूव्ड अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये दोनों की प्रोडक्ट होती है वर्क डन। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर D है कि वो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ब्लॉक ने या किसी बॉडी ने मूव किया जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जो वर्क डन है, ये वर्क डन की जो यूनिट है, अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ वर्क डन है जूल, राइट? हम कैपिटल J से लिखते हैं। देखिए SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, SI यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन, और SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की SI यूनिट होता है मीटर। यानी कि SI यूनिट ऑफ वर्क डन हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, और न्यूटन मीटर कुछ नहीं, न्यूटन 1 न्यूटन मीटर ही होता है 1 जूल। यानी कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल। ठीक है, तो अभी हमें ये साफ पता चल गया कि हमें फोर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा और डिस्टेंस भी कंसीडर करना पड़ेगा कि आपने कितना वर्क डन किया, ये फाइंड आउट करने के लिए, राइट? मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर पर्सन ए ने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और पर्सन बी ने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, और ये दोनों केसेस में ये जो ब्लॉक है अगर डी डिस्टेंस ही मूव करेगा, तो किसके लिए, पर्सन ए या पर्सन बी ने इस केस में ज्यादा वर्क डन किया है? जरूर पर्सन बी ने किया है, क्योंकि पर्सन बी के लिए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा पर्सन ए से, क्योंकि फोर्स ज्यादा अप्लाई किया है पर्सन बी ने। सिमिलरली अगर हम बात करें, पर्सन ए ने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और पर्सन बी ने भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया ब्लॉक के ऊपर, लेकिन फर्स्ट केस में ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक मूव किया मान लेते हैं कि 5 मीटर, सेकेंड केस में ये ब्लॉक मूव किया 7 मीटर। अभी कौन ज्यादा वर्क कर रहा है? अभी भी पर्सन बी ज्यादा वर्क कर रहा है, क्योंकि अभी दोनों केसेस में फोर्स अलग अलग है, फोर्स सेम है, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, डिस्टेंस अभी अलग अलग, राइट? तो ये जो कंसेप्ट है, ये हमें काम आएगा जब हम सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वर्क। तो स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ साइंस।